नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आज की कहानी उन स्त्रियों के लिए जो शादी होते ही पति की प्रॉपर्टी पाने की ख्वाहिश रखती हैं। घर के बाहर ढोल ढमाकों की आवाज़, गीत गाती हुई औरतें, पटाखों के फूटने की आवाज़, सचमुच बहुत ही मनमोहक दृश्य था। आज नहीं दुल्हन का शांति सदन में गृह प्रवेश था। दुल्हन घर के दरवाजे पर उस बड़ी सी कार में आ चुकी थी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, दुल्हन ने पहला कदम बाहर रखा और सबसे पहले एक सरसरी नजर उस पूरे घर पर दे मारी। उस मकान को देखते ही उसका मन अंदर ही अंदर समुद्र की लहरों की तरह हिलोरे खा गया। उस बड़े से मकान में गृह प्रवेश करते हुए शिल्पा के मन को सुकून मिल रहा था। अब तो वो इस घर की मालकिन होगी, बस यही बात बार बार मन में आ रही थी। सचमुच उसका ससुराल कितना समृद्ध है। कहाँ इतना बड़ा मकान और कहाँ उनका छोटा सा घर, जहाँ खुद का कोई पर्सनल कमरा ही नहीं था। कहाँ वो इस समय उस छोटे से मकान की कल्पना करने बैठ गई। अपने विचारों को झटक कर शिल्पा घर में प्रवेश करने लगी। शिल्पा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और ये खुशी उसके चेहरे से भी जाहिर हो चुकी थी। पति शिवम के साथ घर में प्रवेश करने लगी। घर की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा घर तो उसने सिर्फ सपनों में ही देखा था। ये रिश्ता उसकी मौसी ने बताया था। मौसी शिवम के घर से 2-4 घर दूर ही रहती थी। शिवम की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, इसलिए वो शिवम की शादी करवाना चाहती थी। शायद यही उनकी अंतिम इच्छा थी। शिवम एक अच्छा लड़का था, घर बार भी बढ़िया था, इसलिए शिल्पा के घर में सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। बस शिल्पा की माँ तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पर इस रिश्ते की सुनते ही शिल्पा ने सबसे पहले हाँ की थी। आखिर मौसी के घर आते जाते उसने ये बड़ी सी हवेली देखी जो थी, वो तो उसके ख्वाब ही देखती थी। पर आज वो उस हवेली की मालकिन थी। उसके आगे पीछे नौकर जाकर काम करेंगे। आज उसे अपने फैसले पर बड़ा नाज हो रहा था। अच्छा हुआ जो उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, नहीं तो उनकी बात मानकर सिर्फ पढ़ती ही रह जाती और इतना आलीशान बंगला ना मिलता। मन ही मन सोचती हुई शिल्पा ने घर में प्रवेश किया। घर के अंदर की भव्यता देखते ही शिल्पा की निगाहें यूं ही रुक गई। मन में एक लालच सा समा गया कि अब वो इस घर की मालकिन होगी। अपलक हो वहाँ की सुंदरता को निहारती रह गई। ये देखकर उसकी ननद शिवी बोली, भाभी अभी तो घर में प्रवेश ही किया है तो आंखें अपलक हो गई। आपने तो सपने में भी ऐसा घर नहीं सोचा होगा। सचमुच किस्मत वाली हो आप, जो ऐसा घर मिला है। लड़कियां जिसे सपने में ही देखती हैं। थोड़ी देर बाद आस पड़ोस की औरतों को विदा कर शिवी शिल्पा को अपनी माँ से मिलवाने के लिए उनके कमरे में ले गई। शिल्पा ने वहां जाकर देखा कि उसकी सास मोहिनी जी बिस्तर पर थी। शिवम ने उसे बताया भी था कि 10 महीने पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। बस तब से वो बिस्तर पर हैं। उनकी सेवा के लिए एक नर्स लगा रखी है, जो शाम 8 बजे अपनी ड्यूटी से फ्री होकर यहाँ से चली जाती है। तब फिर शिवी या घर का कोई भी सदस्य जो उस समय घर पर मौजूद हो उन्हें देखता है। कमरे में दवाइयों और फिनाइल की मिली जुली गंध आ रही थी, जैसे किसी अस्पताल में होती है। शिल्पा ने अपनी नाक भौं सिकोड़ लिए, तभी शिवी बोली, भाभी देखो माँ आपको देखकर कितनी खुश हो रही हैं। आप भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। सचमुच भाभी, अब आपको देखकर मेरी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अब आप आ गई हो ना, अब आप माँ को संभाल लेना। शिल्पा ने फीकी सी मुस्कान के साथ सहमति दे दी और मन ही मन सोचने लगी, बहू हूँ, कोई नर्स तो नहीं हूँ। यहाँ दवाइयों की गंध है, मुझसे थोड़ी देर खड़े नहीं रहते बन रहा, तो इस कमरे में आएगा कौन। मुझे क्या अपनी माँ की सेवा को लेकर आए हो। खैर थोड़ी देर बाद शिवी उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। अपने कमरे में आकर शिल्पा ने चैन की सांस ली। सबसे पहले तो वो पलंग पर जाकर बैठ गई और कमरे को निहारने लगी। मेरा अपना कमरा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना कमरा होगा, और सचमुच कितना बड़ा है ये। इस कमरे के बराबर तो हमारा घर था। सचमुच मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन इस सास का क्या करूं, बीमार सास पल्ले पड़ी है मेरे तो। पर फिर भी ठीक है, ज़्यादा किचकिच नहीं करेंगी। और फिर कितने दिनों की है, ननद भी शादी करके ससुराल चली ही जाएगी, फिर तो सब कुछ मेरा ही है। खैर अब ये सब क्यों सोचूं, अभी तो इसके लिए बहुत वक्त है। अभी तो हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे, मुझे तो सिर्फ इस पर फोकस करना है। सोचती सोचती वो बिस्तर पर लेट गई और उसे कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। जब शिवम कमरे में आया तो वो सोई हुई थी। उसे सोता देखकर शिवम ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और वो पलंग की दूसरी तरफ जाकर सो गया। फिर जब सुबह हुई तब शिल्पा की नींद खुली। तब तक शिवम उठ चुका था और अपनी माँ के कमरे में उनसे मिलने चला गया था। कैसा पति मिला है, यहाँ नई दुल्हन आई हुई है, उसका ख्याल नहीं है, अपनी बीमार माँ से मिलने चला गया। मन ही मन बुदबुदाती हुई शिल्पा तैयार हुई और बाहर आई। बाहर हॉल में से बुआ सास चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें देखकर शिल्पा ने उनके पैर छुए तो बुआ सास ने आशीर्वाद दिया।
फिर शिल्पा इधर उधर देखने लगी तो वो बोली, सब लोग भाभी के कमरे में हैं। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाया है। मैं बस अभी उस कमरे से आई हूँ, तुम भी कमरे में जाकर ही मिल लो, भाभी को अच्छा लगेगा। फिर से उस कमरे में मन ही मन सोचती हुई शिल्पा कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिर अपना इम्प्रेशन खराब थोड़ी ना करना था। कमरे में गई तो सब लोग मोहिनी जी के पास ही खड़े हुए थे। शिल्पा को देखते ही शिवी मोहिनी जी को हल्का सा हिलाते हुए बोली, मम्मी देखो तो भाभी आई हैं आपसे मिलने के लिए। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी ने शिल्पा की तरफ देखा। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से कूच कर गईं। घर में मातम का माहौल हो गया। सबको पहले से ही पता था कि मोहिनी जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो शायद शिवम की शादी के लिए ही रुकी हुई थी, इसलिए सब लोगों ने दुखी मन से उन्हें विदा किया। ये माहौल तो शिल्पा के लिए पूरी तरह से उम्मीद से बाहर था। 2 दिन बाद शिवी अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो बुआ सास ने शिल्पा से कहा, बहू अब तुम भी रसोई संभालो, शिवी अकेले काम कर रही है, उसकी मदद कर दो, आज से खाना घर पर ही बनेगा। इतनी बड़ी हवेली और खाना खुद बनाते हैं। शिल्पा मन ही मन सोचती हुई एकटक बुआ जी को देखते रह गई। अरे क्या सोच रही है बहू? शिल्पा ने नामे गर्दन हिलाई और आखिर मन मारकर रसोई में गई और शिवी की मदद कराने लगी। थोड़ी देर बाद शिवी और शिल्पा को ससुर जी ने अपने कमरे में बुलाया। शिल्पा शिवी के साथ जब कमरे में गई तो वहां ससुर जी, बुआ सास और शिवम पहले से ही बैठे हुए थे। वो दोनों भी एक तरफ जाकर खड़ी हो गईं। तब ससुर जी बोले, देखो जैसा कि तुम सब जानते हो कि मोहिनी के इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। ये बंगला हमें बेचना पड़ा था। वो तो इसे मैंने अपने दोस्त को बेचा था, इसलिए उसने इजाज़त दे दी थी कि जब तक मोहिनी है तब तक हम यहाँ रह सकते हैं। पर अब हमें 15 दिन के पूरे कार्यक्रम करने के बाद ये घर खाली करना है। तुम लोगों पर एकदम से काम का वजन न पड़े, इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इन दिनों में अपना अपना सामान पैक कर लेना, ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। ये सुनकर सब लोग जहाँ चुप थे वहीं शिल्पा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ तो वो उस बंगले को देख करके इसकी मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ एकदम से जमीन पर आकर गिरी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले अपनी मौसी को फ़ोन किया और फ़ोन पर ही उन्हें सुनाने लगी, मौसी कौन से जन्म का बदला लिया आपने मुझसे? ये कहाँ शादी करवा दी आपने मेरी? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आपको पता भी है ये बंगला तो बिका हुआ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। बर्बाद कर दिया आपने मेरी ज़िंदगी। बिना मौसी की कोई बात सुने ही उसने फ़ोन रख दिया। रात का समय था, इसलिए दूसरे दिन मौसी शिल्पा के पापा मम्मी के साथ उसके ससुराल पहुंची। घर का माहौल ही ऐसा था तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो लोग क्यों आए हैं। आते ही शिल्पा की मम्मी ने उसकी बुआ सास से पूछा, शिल्पा नहीं दिख रही, अंदर रसोई में है क्या? अरे नहीं नहीं समदन जी, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है, आप उसके कमरे में ही जाकर मिल लो। उनकी बात सुनकर मौसी और मम्मी कुछ देर बाद शिल्पा के कमरे में गईं। शिल्पा सिर दर्द का बहाना कर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन दोनों को वहां देखते ही शिल्पा परस पड़ी, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी। मौसी को क्या पता नहीं था कि यहाँ सब कुछ बिका हुआ है? आप तो बहुत अच्छे से जानती थी इनके परिवार को। कहाँ तो मैंने सोचा था कि घर की मालकिन बनूंगी। अरे आपने तो मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी नहीं बोलेगी अब तू। अचानक शिल्पा की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, तेरी मौसी ने हर बात क्लियर बोली थी, सबके सामने बोली थी, तू भी वहीं बैठी हुई थी, पर तेरी आंखों पर तो हवेली की पट्टी लगी हुई थी, जो ना तू देख सकी और ना ही सुन सकी। अब ये बेवजह का रोना बंद कर। ससुराल आते ही ससुराल की मालकिन बनना है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेनी है। इसलिए कहा था कि पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन, कम से कम पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी गृहस्थी तो चला पाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीधा पति की प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी बिना जिम्मेदारी के। अपनी मम्मी की बात सुनकर शिल्पा चुप हो गई। आखिर मम्मी गलत तो नहीं कह रही थी, पर अब क्या होगा? उसने धीरे से कहा, माता पिता हैं हम, गड्ढे में तो तुझे फेंका नहीं होगा। ये हवेली वगैरह बिक चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना एक फ्लैट खरीद रखा है। समधी जी का बिजनेस डूब चुका है, लेकिन शिवम की तो नौकरी अच्छी है और वो मेहनती भी है। तेरी तरह ख्याली पुलाव नहीं बनाता, भविष्य में कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेगा। बस तू उसका साथ दे, उसके रास्ते का रोड़ा मत बन। जॉब नहीं कर सकती तो उसके घर को अच्छे से संभाल ले, ताकि वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ सके। इतना अच्छा ससुराल मिला है, उसे खराब मत कर। वो लोग तो अभी वैसे ही दुखी हैं, अगर उन लोगों को तेरी सोच पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। मम्मी की बात सुनकर शिल्पा चुपचाप ससुराल में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद शिल्पा अपने ससुराल की धुरी बन चुकी थी। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही विवाह में साथ आगे बढ़ना होता है।
ना तो पुरुष का जीवन दहेज से चल सकता है, ना ही एक स्त्री को पैसे वाले पुरुष की चाह सिर्फ इसलिए रखनी चाहिए कि उसको विवाह होते ही जमीन जायदाद का मालिकाना हक मिल जाए। एक स्त्री को भी मेहनत और समर्पण से अपना आशियाना खड़ा करना होता है। शादी जैसा पवित्र रिश्ता एक बड़ी जिम्मेदारी भी होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों की प्रतिक्रिया से उत्साह बना रहता है। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।